मेरी 3 पत्नियाँ थीं और तीनों ही बाँझ थीं। मैं बहुत अमीर आदमी था। मेरी उम्र लगभग 50 साल की हो गई थी और मुझे अपने वारिस की बहुत ख्वाहिश थी। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कोठे पर ले गया और बोला, ये एक लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। इस बात पर मैं राजी हो गया। जब मैं उस लड़की के पास गया तो मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो तो इस वक्त मैं अपने दोस्त के साथ जिस जगह आया था वहाँ की रातें जागती थीं और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज़ें और ढोलक की थाप के साथ घुंघरू की आवाज़ भी आ रही थी। अपने दोस्त के साथ तेजी से कदम बढ़ाता हुआ मैं जा रहा था। उस टाइम मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं अमीर आदमी था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये भी सच था कि मैं अय्याज किस्म का तो बिल्कुल भी नहीं था। बाजार और हुस्न से मुझे कोई मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो अपनी गर्दन नीचे करके चल रहा था कि कहीं मुझे कोई पहचान न ले, क्योंकि मेरी जान पहचान बड़े बड़े बिजनेसमैन से होती थी। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो कि मुझे यहाँ ले आई थी। यहाँ काफ़ी पुरानी इमारतें थीं, छोटी छोटी गलियाँ थीं। हर 2 मंजिला इमारत से नाच गाने की आवाज़ें गूंज रही थीं। इमारत के बाहर मुंह में पान दबाए कोठे के दलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने को कह रहे थे। औरतें सजी धजी खड़ी थीं, साथ ही साथ गंदे और अजीब शब्द भी बोल रही थीं। साहब, हमारे कोठे को इजाज़त बख्श दो, देखो आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी, ना बोली थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीज़ों की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती है जो यूं बाजारों में सामानों के भाव बिक रही है? फिलहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊं। तभी एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त विजय के कदम रुक गए। इससे पहले कि मैं उसे मना करता, विजय मेरा हाथ पकड़कर उस इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ियां सीमेंट की बनी हुई थीं। सीढ़ियों की दीवार पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो आंगन में सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी और शराब और गुलाब के फूलों से मिलकर एक अजीब सी बदबू का मुझे एहसास हुआ था। सामने सफ़ेद चांदनी पर लाल रंग के तकिए पर टेक लगाए शौकीन उस लड़की के डांस देख रहे थे। वो लड़की पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों की धुन पर नाच रही थी। सामने कोने पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे। वो अलग से ही अपना एक राग बजा रहे थे और तखत पर एक अधेड़ उम्र औरत मुंह में पान चबाती उस लड़की के नाच को देखते हुए पांव फैला रही थी। मुझे वहां का माहौल देखकर बहुत डर सा हुआ था। मैंने अपने दोस्त विजय से कहा, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वो कहने लगा, अरे मर्द बनो, इतना घबरा रहे हो? ये कहकर वो मुझे उस तख्त पर कब्जा जमाए औरत के पास ले गया और वो शायद विजय को जानती थी। मुझे वो सर से पांव तक देखकर विजय से आंखों के इशारों से पूछने लगी, ये कौन है? विजय ने कहा, मेरा दोस्त है, उसे जरीन से मिलवा दो। मेरे दोस्त को बारिश चाहिए। उसने इधर मेरे आने की वजह जल्दी से बता दी। उस औरत ने पहले तो थूकदान में पान थूका, फिर मुझे देखने लगी और कहने लगी, बैठो मियाँ, खड़े खड़े तो बात तुमसे नहीं होगी। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे वहाँ ले आई थी। मैं तख्त के एक कोने में जाकर बैठ गया। वो कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे कोई काम की नहीं रहती। तेरे बच्चे को अपने पेट में पालेगी तो जाहिर है काम करके तो नहीं देगी ना। इसीलिए 1 लाख लूंगी, आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अब भी अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र विजय को देखा तो वो मुझे तसल्ली देने लगा। मैंने कहा, लेकिन मैं लड़की को यहाँ पर नहीं रखूँगा। वो कहने लगी, तो फिर मैं 15 लाख रुपए लूँगी। मैंने जेब से चेक निकाला और 15 लाख रुपए का चेक उसे दे दिया। मेरे पास पैसों की कोई समस्या नहीं थी। उस औरत की आंखों को देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को बुलवाया। अरे ओ चंपा, कहाँ मर गई? उसकी एक पुकार पर वो लड़की उसके पास दौड़ी चली आई। वो सांवली सी लड़की, चेहरे के नैन नक्श अच्छे थे। वो मोटी औरत उससे कहने लगी, जरीन का ग्राहक आया है, उसे कहो कि तैयारी कर ले। उससे पहले कि वो चंपा नाम की लड़की उसके हुक्म को मानती, मैंने उसे कहा, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। मुझे अपना बच्चा बहुत खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वो औरत ठहाका लगाकर हंसने लगी और बोली, हाँ हाँ,
जाकर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना। जा चंपा, साहब को जरीन का दीदार करवा दे। चंपा मुझसे कहने लगी, चलिए साहब। मैं खड़ा हो गया और उस चंपा नाम की लड़की के साथ चलने लगा और वो लड़की मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एक बारिश की चाहत की वजह ने मुझे कहाँ से कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए भी नहीं हुई थी। शायद ये बात जायज़ नाजायज़ की ना थी। मेरे लिए जायज़ था, क्योंकि ये लड़की अब तो मेरे बच्चे को अपनी कोख में जन्म देगी। लेकिन मेरी बीवियों से ये मेरी बेवफाई थी। लेकिन मैं क्या करता, मैं इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर था। जब मैंने कमरे में दस्तक दी तो उसने कहा, कौन है, आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधा घूंघट निकाले सजी सवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वो इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब उसने मुझे चुप देखा तो वो लड़की कहने लगी, क्या बात है, आप पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा, जो कि मेरे लिए बिल्कुल गैर औरत थी। मैं उसकी कीमत दे चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो तो मैं एक दौलतमंद और अमीर आदमी था। बाप दादाओं की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था। मेरी बदकिस्मती यही थी कि मैं बे औलाद था। मैं खानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे माँ बाप के पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी बुआ की बेटी थी। उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन नेचर की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और मेरे कोई औलाद नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मैंने सकीना का बहुत इलाज करवाया, मगर वो मुझे औलाद ना दे सकी। मैंने अपने भी सारे टेस्ट करवाए कि कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बीवी बांझ थी। 10 साल का टाइम बीतने के बाद मैंने सकीना से कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है, क्योंकि मुझे बारिश चाहिए। सकीना मेरी बात सुनकर थोड़े बहुत दिन तक रोई, फिर उसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर तो जैसे टाइम ऐसे ही बीतने लगा। जैसे जैसे 5-5 साल बीते, मैंने अपनी तीनों पत्नियों के साथ बिताए, लेकिन मुझे बारिश किसी से भी नहीं हुआ। 26 साल मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बिता दिए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई, किसी बीवियों से भी नहीं हुई, और सबका मैंने इलाज भी करवाया था। इत्तेफाक से तीनों ही बांझ निकली। मेरी उम्र अब 50 साल की हो गई थी। मैं अपनी पत्नियों का इलाज करवा कर थक चुका था। न जाने क्या समस्या थी, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस पत्नियों में ये कमी निकलती थी। कभी भी मेरी अकल इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती थी कि समस्या एक बीवी में होती तो समझ में आता। तीनों बीवियों में एक ही समस्या थी। मैं चौथी शादी नहीं कर सकता था और ना ही मुझे अपनी बीवियों को छोड़ना था। लेकिन मेरी सारी बीवियां अच्छी और बहुत नेक औरत थीं। मैं कैसे उनसे किसी तरह की ज्यादती कर सकता था? लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था। इसलिए अब तो मुझे बारिश जल्द से जल्द चाहिए था। मैंने उस सिलसिले में जब अपने दोस्त विजय से बात की तो उसने मुझे ये रास्ता बता दिया, जो कि समझ से पार था। पहले तो मैंने जल्दी से मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं खानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवायफ से अपना बारिश क्यों करवाऊंगा। वो कहने लगा, फिर तो तुम सारी जिंदगी बे औलाद ही रह जाओगे। तुम्हारी पहली बीवी तो बीमार रहने लगी है, जो कि बहुत वाकई बीमार थी, तो तुम उसे छोड़ दो। विजय की बात सुनकर मैंने कहा, इस टाइम में तो उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसे क्यों छोड़ दूँ। वो मुझसे कहने लगा कि फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो, बस टाइम बढ़ने के साथ साथ बारिश होने के चांस भी कम हो जाएंगे। बात तो विजय की ठीक थी, मुझे बारिश चाहिए था। वो बोला, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ उससे तुम्हें बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हें चौथी शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 3 पत्नियों में से किसी एक के भी बच्चा हुआ है, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफ़ी दिन तक इसी बात पर सोचता रहा। बारिश का सवाल इस टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता।
पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं अपनी पत्नियों से राय मशवरा करता, लेकिन जाहिर है वो मुझे कभी भी ऐसी राय नहीं देंगी। मैं बेहद परेशान था। उन्हीं दिनों मैं अपनी औलाद की समस्याओं में परेशान था और दूसरा मेरी पहली बीवी पहले से भी और ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ले ली और ज़्यादा टाइम पहली बीवी को ही देने लगा। उसने अब तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, अपनी सौतनों को लाने को इजाज़त मुझे दी थी, लेकिन मेरी बीवियों में ये बात थी कि वो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करती थी, आपस में सुलह करके रहा करती थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र की लड़की की मांग नहीं की थी। मेरी बाकी की पत्नियां भी अच्छी खासी उम्र की थी, कोई यतीम कोई बेसहारा थी। मैंने शादी ऐसी ही लड़कियों से की थी ताकि उन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे बारिश। लेकिन किस्मत का अजब ही खेल था कि तीनों ही बीवियों में बांझपन वाली समस्या थी, लेकिन मैं बेहद परेशान था। मैं किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो विजय ने मुझे रास्ता बताया था उससे मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैं आखिरकार उस फैसले पर आ ही गया। विजय की बात मानने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए उसके साथ कोठे पर मैं चला गया था। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया, फिर उस कोठे पर नहीं रहा गया। विजय मुझे बुलाता रह गया, पूछता रहा कि कासिम अचानक तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से उस बाजार से निकलकर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया था। मैंने विजय के आने का इंतजार भी नहीं किया। ड्राइवर से कहा कि घर ले चलो। पूरा रास्ता मैंने बेचैनी से काटा। एक एक पल भी मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी पूरी बरकरार थी। मैं आज भी किसी भी पत्नी के कमरे में नहीं जाना चाहता था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात बीत गई और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी थी। जब मेरी पहली पत्नी ड्राइंग रूम में आ गई तो मुझसे कहने लगी, जी क्या बात है, आप सोए नहीं? मैंने एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर ना में सिर हिला दिया। वो मेरे पास बैठकर कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र उस पर डाली जिसका मेरे पीछे 22 साल का साथ था। वो बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? तो वो कहने लगी, मुझको अब अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी रसोलियाँ फटकर कैंसर की शक्ल में हो गई हैं। आप तो ये जानते ही हैं। मैं जानता था वो थोड़े महीनों की मेहमान है, इसलिए सारा टाइम उसी के पास मैं बिताता था। मेरे कंधे पर उसने सर रख दिया तो मैंने भी उसे अपने आगोश में ले लिया। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें बाहर अमेरिका ले जाऊँ, तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मेरी बात पर वो कहने लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम हो चुका है मेरे इलाज का। बस अब आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मुझे तलाक देकर शादी कर लें। उसके बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, मैं इसी घर में एक कमरे में रहूंगी, लेकिन मरने से पहले आपको देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने जरीन का चेहरा घूमने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता। मैं पहले से ही तुम पर सौतने लाद चुका हूँ। शायद उस बीमारी से तुम दो चार हो गई हो। वो कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं तो समझी थी आप बेऔलाद हो जाओगे, मगर ये नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकी पत्नियों को भी ऐसा ही कर देगा। ये कहकर वो रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो, औलाद शायद मेरे नसीब में ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर के वो कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेचारी लड़कियों से ही की है ताकि आपकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, लेकिन तब भी कुछ ना हुआ। आज भी इस नेकी की राह पर चलकर अपने मकसद के लिए गए थे, फिर उस तवायफ खाने से क्यों भागकर वापस आ गए हो? उसके मुंह से ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा कि ये बात तुम्हें किसने बताई? मेरी बात सुनने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहने लगी, वो छोड़ दें, मेरी बात का जवाब दें। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि वो बहुत कम उम्र की लड़की थी, बस 18 साल की थी। उसे देख करके तो मुझे उस पर तरस आ गया था। बस 18 साल की लड़की है, पता नहीं कम उम्र में उस बेचारी से इतना घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मैं इसलिए वहाँ से वापस आ गया था। वो लड़की 18 साल से बड़ी नहीं थी, बेशक बेहद खूबसूरत थी, मगर उम्र की कम थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी होती तो शायद उस लड़की से भी ज़्यादा प्यारी होती। मेरी बीवी कहने लगी, उससे शादी कर लो। उसकी बात पर मैंने कहा, होश में तो हो, एक तवायफ कब किससे शादी करती है? फिर उसकी मालकिन मुझे ये कदम क्यों उठाने देगी? फिर वो बहुत छोटी है, उसके पास जाते हुए मुझे शर्म आती थी। मेरी बीवी कहने लगी,
हो सकता है आप उसे कोठे से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह आपको औलाद नसीब कर दे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चुप हो गया था। कुछ दिन तक इस बारे में सोचता रहा। फिर ये सोचकर कि उससे शादी कर लेता तो क्या पता अल्लाह को मेरी ये बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद हो जाए। जरीन भी इस कोठे से बच जाए। मैं अगली रोज ही कोठे पर पहुंच गया। मेरी नीयत उस लड़की को उस माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक उस औरत के हाथ में रख दिया। वो कभी मुझे देख रही थी तो कभी उस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा कि मुझे जरीन से शादी करनी है और उसके बाद उसका उस कोठे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वो लालची औरत इसके लिए जल्दी ही मान गई। मैंने पहली बीवी को उसके ख्वाहिश के हिसाब से तलाक दे दिया। वो मेरे ही घर में कोने के कमरे में रहती थी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन उसकी हर चीज का ख्याल रखने की पूरी पूरी कोशिश किया करता था। मैंने थोड़े लोगों की मौजूदगी में जरीन से शादी कर ली और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। वो फटी फटी आंखों से मेरा महल नुमा घर देख रही थी। वो बोली, कासिम साहब, ये सब तुम्हारा ही है ना? तुम तो बहुत अमीर आदमी दिखते हो। मुझ में ऐसा क्या था जो मुझसे शादी की? मैं उम्र में उससे बहुत ज्यादा बड़ा था। उसके शब्द सुनकर मुझे बड़ा झटका सा लगा, क्योंकि मैं उसका ग्राहक नहीं बल्कि उसका पति था। मैंने अपनी दोनों बीवियों से जरीन की मुलाकात करवाई, फिर उसे अपनी पहली बीवी से भी मिलवाया। आखिर में अपनी तीसरे नंबर की बीवी से कहा कि वह उसे मेरे कमरे में छोड़ आए। वो मेरे कमरे में छोड़कर उसे आ गई। मैं ड्राइंग रूम में सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। ना जाने क्यों कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहली तीनों बीबियां बहुत ही अच्छी थीं और वो लड़की, उसकी जिंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द नहीं था। वो अपनी जगह ठीक थी, लेकिन एक बीवी के रूप में कबूल करना मेरे लिए आसान काम नहीं था। लेकिन औलाद की खातिर मैं ये कड़वा घूंट पीने को तैयार था। मैंने सोचा शायद अल्लाह को मेरी नेकी ही पसंद आ जाए। मैं अपनी हिम्मत को जमा करके कमरे में आ गया। उस टाइम तक वो सो चुकी थी। वो बहुत ही कम उम्र की थी। बेशक मैंने 4 शादियां की थी, लेकिन इतनी छोटी कम उम्र में लड़की उनमें से कोई भी नहीं थी। फिर मैंने उसे भी सोने दिया और खुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो जरीन मुझे बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। मैंने रात को उसे कुछ भी नहीं कहा था, शायद इसीलिए मुझे वो हैरत से देख रही थी। मैंने उठकर उससे कहा कि वो नाश्ता कर ले। रात भी उसने कुछ नहीं खाया। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जरीन भी बाहर आ गई थी। मेरी बाकी बीवियों के साथ उसने नाश्ता किया। मेरी आदत थी कि मैं बारी बारी अपनी सभी बीवियों को अपने हाथ से एक एक निवाला जरूर खिलाता था। बीवियों के साथ मैंने आज तक कोई नाइंसाफी नहीं की थी। थोड़े दिनों में मैं जरीन से किसी तरह का कोई रिश्ता कायम ना कर पाया, लेकिन हाँ, उससे अच्छे से बातचीत जरूर की थी। थोड़े दिन ही बीते थे कि वो मुझसे कहने लगी, साहब, मुझे ये बताएं कि आपने इतने पैसे देकर मुझे खरीदा क्यों? मैं उसके मुंह से ये सुनकर हैरान हो गया था। मैंने कहा, ये बात आज के बाद मत कहना, क्योंकि मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, बल्कि तुमसे शादी की है। मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी थी। तो वो कहने लगी, मैं जानती हूँ, निकाह से पहले 1 करोड़ की रकम आपने अदा की थी। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं कर पाएंगे, मुझसे अपने पैसे वसूल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपने तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और वो बहुत ज़्यादा ऐसे ही कुछ बोलती तो शायद मैं उसके मुंह पर थप्पड़ जोर से मार देता, लेकिन वो चुप हो गई थी। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, समझी? कोई बाजार की औरत नहीं हो। ऐसी बातें अब मुझसे मत करना। और ना चाहते हुए भी मेरी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई थी। मुझे गुस्सा होता देखकर वो कहने लगी, साहब, बाकी मर्द ऐसे ही बातें करते हैं। मैंने तो वहाँ अब तक सब ऐसे ही मर्द के रूप देखे हैं। नोच खाने वाले, आपके वजूद को खाक में मिला देने वाले, भूखे कुत्ते। जैसे मुझे हैरत होती कि आप कैसे आदमी हो जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की, लेकिन पहली रात मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे हैरत हुई, वरना मुझे तो बुखार में भी कोई नहीं बख्शता था। यही कहते थे कि तेरी कीमत इसलिए नहीं भरी कि तेरा बुखार का इलाज करें। ये कहते हुए टप टप बहते आंसू उसकी आंखों से गिर पड़े। फिर उसने अपनी बाजू दिखाई। उसकी बाजू पूरी तरह से सिगरेट के निशानों से जली हुई थी। ऐसी बेबसी देखकर मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। वो कहने लगी, ये देखो आप, मेरे साथ ये सब करते थे वो। मैंने तो आज तक आदमी को ऐसा ही देखा है, लेकिन तुम न जाने कैसे हो, उनसे अलग हो। मुझे खरीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया।
मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो और अल्लाह ने बीवी के साथ नरमी का मामला पेश करने का हुक्म दिया है, और तुम हो भी कम उम्र और नाजुक सी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं। फिलहाल एक रात जरीन की संगत ने मुझे तड़पा कर रख दिया। उसके बाजू पर लगे घाव देखकर मेरा दिल फटने लगा था। वो 18 साल की लड़की के साथ जो जुल्म किए गए थे, बिल्कुल जानवर थे वो लोग। फिलहाल वक्त के साथ साथ जरीन के जख्म भी बढ़ने लगे थे, और वो कहती कि आपने मुझे गलत कामों से बचा लिया और आपने मेरे साथ शादी कर ली। वो मेरी बाकी बीवियों से भी बहुत घुल मिल गई थी। धीरे धीरे उसकी जुबान भी ठीक हो गई थी। वो मुझसे अदब से बात करने लगी थी। मेरी शादी के थोड़े महीने के बाद ही मुझे वो खुशखबरी मिल गई जिसकी मैंने बहुत दुआएं की थी। जरीन उम्मीद से थी, और मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने रब के हुजूर सजदे में रो रो कर शुक्रिया अदा करने लगा। 9 महीने तक मैंने जरीन का बहुत ख्याल रखा, बल्कि उसे बिस्तर से नीचे नहीं उतरने दिया। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम करीब आया तो लेबर रूम के बाहर बहुत ही बेचैनी से चक्कर काट रहा था। जब लेडी डॉक्टर आई तो वो बेहद परेशान थी। वो मुझसे कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे इतने सालों बाद औलाद की खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने मुश्किल खड़ी थी। उस टाइम मेरे हालात क्या थे और क्या हो सकते थे, ये वही आदमी जान सकता है जिस पर ये सब बीता हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आप माँ को बचा लें, बच्चे का अल्लाह मालिक है। वो लेडी डॉक्टर अंदर चली गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बेशक मेरी पहले से 3 पत्नियां थीं, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश की खातिर किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मेरे आंसू अब मेरे बस में नहीं थे, इसलिए वो बहने लगे। कुछ देर के बाद लेडी डॉक्टर मेरे पास आई और बोली, दोनों ही खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं बहुत खुश हुआ था। जब उन्होंने मेरे हाथों में मेरे बेटे को डाला तो उसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे रब ने मुझे मेरे सवर का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक वो अपने बंदों पर इतना ज़्यादा बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।